नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी हमारा एक ऐसा खास कार्यक्रम है जहां पर हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग विधाओं से रूबरू कराते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, ताकि आप इन तमाम विधाओं में इलाज की, उपचार की किस प्रकार की संभावनाएं हैं उनको जान सके। आज इसी कड़ी में एक बेहद खास विषय के साथ हम आपके आगे प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में और जानेंगे कि आयुर्वेद में घुटनों के दर्द और साथ साथ जो जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें इलाज किस प्रकार से संभव है। और इस विषय पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ वैद्य विनीश गुप्ता जी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सोनाली जी। तो जैसा कि हमने अपने शुरुआत में बताया डॉक्टर साहब की आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे ये घुटनों का दर्द आखिर क्या है और लगातार पिछले कुछ सालों में ये बीमारी बहुत आम होती जा रही है, तो इसकी वजह क्या है? एक्चुअली घुटनों का दर्द जो है हमारा ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और जनरली आज हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। जैसे हम जंक फूड, चाइनीज़ फूड, इस तरफ बहुत ज़्यादा जो है हम आजकल इसका सेवन कर रहे हैं। तो इसके कारण हमारा वेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और जो हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए उससे ओवर वेट हो रहा है। ओबेसिटी बहुत मेजर एक कॉज हो रही है अन्य डिजीज़ की। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं हमारा जो वेट है शरीर का वो सारा हमारा घुटनों के ऊपर जाता है और उसके कारण जो मेजर कॉज है जो नी जॉइंट्स का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो ओवरवेट है। तो इसलिए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण ये हमारा सामान्यता बहुत देखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो लाइफस्टाइल से ही है। अगर वो गलत है तो ये बीमारियां आम होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह से कैसा खान पान, क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है। कितने प्रकार के ये जो घुटनों के जो दर्द हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या, या ये जो जॉइंट्स या जोड़ों के जो दर्द हैं इनमें कितने प्रकार होते हैं? एक्चुअली जो है ये 3 प्रकार का होता है और आयुर्वेद में जो है इसको हम आमवात, नंबर 1 आमवात बोलते हैं। और आमवात का मतलब है जिसको मॉडर्न से अगर हम कंपेयर करते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आरए बोलते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मॉडर्न के पैरामीटर से सिम्टम्स देखें तो आपको जो है ये स्मॉल जॉइंट्स में होता है। जैसे हमारे हाथों में सबसे पहले शुरुआत होगी और मॉर्निंग में स्टिफनेस मिलेगी, यानी अकड़न मिलेगी। जब वो सो करके पेशेंट हमारा उठेगा तो वो कहेगा कि सुबह उठते हैं तो हाथ हमारे अकड़ जाते हैं पूरा, और हाथ अकड़ने के कारण फिर थोड़ा सा हम वर्क करते हैं तो उसके बाद जो है हमारा ये फ्री होते हैं। तो मॉर्निंग स्टिफनेस और फिर हमारा हाथों में पेन का होना, और ये सबसे मेन इसका जो है लक्षण है। तो जो आम बात है आयुर्वेद में कहा गया है ये जो है हमारा ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में हमारा इसको जो है सब रीजन एक ही होता है, वो है हमारा पेट का। जब अग्नि यानी कि लीवर फंक्शन जो होता है वो उसको अग्नि बोलते हैं। तो अगर लीवर फंक्शन ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पेट सही है तो सारा ठीक है। अगर पेट गड़बड़ हुआ तो कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो आमवात की जो डिजीज़ है, आम का मतलब है वहाँ की इनडाइजेस्टेड जो फूड है जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं उसको आम बोलते हैं। और वात यानी वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के हमारे दोष होते हैं, उसमें वायु का रोग है ये। तो दोनों जब मिलते हैं यानी इनडाइजेशन होगा और गैस की प्रॉब्लम होगी, वो जॉइंट्स में आएगी और उसको जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में आएगी और वहाँ पे फिर जो है हमारी हाथों में अकड़न करना और पेन करना, ये सारे सिम्टम्स होना। बाद में आगे जा करके ये हमारे हाथ तिरछे हो जाते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स हो जाते हैं, सारे जॉइंट्स हमारे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। तो वो सब डिपेंड करता है हमारा कि हमारा आहार विहार कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है। तो वो जो है हमारा नंबर 1 टाइप की जो है आम वात, जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। नंबर 2 जो है वातरक्त है, जिसको हम मॉडर्न से कंपेयर करते हैं गाउटी अर्थराइटिस की, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर हम देखते हैं तो जो लोग प्रोटीन का, मोटी दालों का ज़्यादा सेवन करते हैं, राजमा है, उड़द है, इस तरह की दालों का ज़्यादा सेवन करते हैं, घेत की दाल है, इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, उसके कारण हमारा प्रोटीन बढ़ता है बॉडी में और उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है। तो जनरली जब हम टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड की मात्रा उसमें बढ़ी हुई आती है।
तो उस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रेट टो है यानी पैर का जो अंगूठा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन मिलता है, यानी वहाँ पे पेन मिलेगा, रेडनेस मिलेगी आपको, और जरा सा भी टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं मॉडर्न के पैरामीटर के अनुसार ये गाउटी अर्थराइटिस के हैं। वो पेन धीरे धीरे अन्य जॉइंट्स में फिर जाता है। जबकि हम आयुर्वेद में देखते हैं तो आयुर्वेद में जो वात रक्त है यानी वात और रक्त, यानी रक्त का मतलब है वहाँ पित्त, पित्त का मतलब है दो दोष इन्वॉल्व होते हैं, वात पित्त दोनों दोष इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहा है। तो जब भी हम दही का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, बहुत ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक आदि का ज़्यादा सेवन करते हैं, आजकल हम देखते हैं मैरिज में जो है हम जाते हैं कॉकटेल मॉकटेल, मतलब उसमें जूस भी है, उसमें हमारा कोल्ड ड्रिंक भी है, उसमें अन्य चीज़ें भी हैं, ये मिला करके जो है हमारा विरुद्ध आहार बन जाता है और वो हमारे बॉडी को भी नहीं समझ में आता कि इसको डाइजेस्ट कैसे करना है। तो उसके कारण हमारा इनडाइजेशन होता है और इनडाइजेशन के कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जनरली आम या जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं वो होता है और वो स्मॉल जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होता है और फिर वहाँ वो पेन होता है। तो ये वात रक्त जो है हमारा ये जो है ये जनरली जो है खान पान, वैसे तो सारी बीमारी जो है हमारे खान में, इसमें दही का सबसे ज़्यादा रोल है और मोटी दालों का सबसे ज़्यादा रोल है जिसके कारण हमारी ये डिजीज़ आती है। तीसरा हमारा जो मेजर जॉइंट्स हैं जैसे हिप जॉइंट्स है या नी जॉइंट्स है, ये हमारा जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में संधिवात, संधि मतलब जोड़ यानी जॉइंट्स और वात का मतलब वायु वहाँ पे आई हुई है तो संधिवात बोलते हैं। और मॉडर्न में देखें तो इसको एलोपैथ में देखें तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है मॉडर्न से अगर पैरामीटर हम देखते हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि हमारा जॉइंट स्पेस जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो जॉइंट स्पेस हमारा क्या होता है उसमें कम हो जाता है और जो कार्टिलेज होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और वहाँ का ग्रीस जैसा पदार्थ जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो उस केस में हमारा सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट कहता है कि हमें यहाँ पेन हो रहा है, जब हम चलते हैं तो कट कट की आवाज़ें आती हैं उसमें से। तो इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट को हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है या संधिवात है। तो ये 3 प्रकार का हमारा जो है ये जोड़ों का दर्द होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैरों में दर्द होता है और कई बार बढ़ भी जाता है, फिर थम भी जाता है। कब एक व्यक्ति को एक वैद्य के पास जाना चाहिए, कब उसको ऐसा मतलब आगे बढ़ना चाहिए कि अब ये जो दर्द है ये घर पर नहीं ठीक होगा, उसको अब वैद्य के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक्चुअली मैम ये इसमें क्या होता है कि देखिए कि जब भी हमें ऐसा लगे कि किसी भी जॉइंट्स में हमें स्टिफनेस, अकड़न मालूम चल रही है, पेन मालूम चल रही है, क्योंकि जितनी जल्दी आप वैद्य के पास पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी डिजीज़ को शुरुआत में ही रोक लेंगे, तो आगे सर्जरी आदि की तरफ आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे ही स्टार्टिंग होती है, कोई भी सिम्टम्स होते हैं, आप तुरंत अपने कोई भी नियर जो वैद्य हैं उनके पास जा करके और इसको दिखा करके और जो भी 3 प्रकार का जो हमारा अभी अर्थराइटिस मैंने बताया, जो जोड़ों के दर्द बताया, उसमें से कुछ भी है तो वो अपनी ट्रीटमेंट तुरंत ले करके और उसको ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बढ़ती उम्र के साथ तो ये बीमारी देखने को मिलती है, तो क्या कम उम्र के लोगों में भी अब इस तरह के मामले, घुटनों के दर्द के मामले, जॉइंट्स पेन के मामले क्या सामने आ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना मैम कि जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ये हमारा बच्चों में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो मॉडर्न के पैरामीटर से देखें तो इसमें जो है हमारे जो बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के बच्चे हैं इनको भी देखने को बहुत मिलता है। और आयुर्वेद से भी अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है जंक फूड की तरफ जो है हमारे वो बहुत ईजिली, अभी बच्चा पैदा हुआ है 4 महीने का है 6 महीने का है, उसको चॉकलेट की आदत डालनी है, उसको हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाना है, अभी कोल्ड ड्रिंक जानता भी नहीं है बच्चा तो भी इसको कोल्ड ड्रिंक की आदत डालनी है जिससे स्टेटस सिंबल लगे कि हम अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और फ्रिज में पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भरी रहती है, बच्चा आता है स्कूल से आता है तुरंत कोल्ड ड्रिंक निकालता है, तुरंत पीता है, तो जंक फूड खाता है। तो इसके कारण इनडाइजेशन होने के कारण और हमारा टॉक्सिन्स बनेगा, आम बनेगा, वो हमारा जोड़ में जाएगा और वो जो है बच्चों में भी ये डिजीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको हम आम बात बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। और उसका एक कारण है वो है आहार हमारा और विहार यानी अदर देन फूड, यानी कि जिसमें हमारा हम एसी घर में लगा रखें, हम ऑफिस में भी एसी है, हमारे गाड़ी में भी एसी है, तो इससे आजकल मैम ये देखने को मिल रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम बहुत होती है। जो हमारी स्वेटिंग है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करते हैं ब्लड के थ्रू, अब वो स्वेटिंग होगी नहीं,
स्वेटिंग नहीं होगी तो लोड किस पे पड़ेगा? किडनी पे पड़ेगा। किडनी की डिजीज इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ने को मिल रहे हैं। तो बच्चों में ये हमारा जंक फूड आदि खाने के कारण जो हमारा लाइफ स्टाइल, आजकल बच्चे 1 बजे रात में सो रहे हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दिन में उठ रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल पूरा हमारा चेंज है मैम, खान पान पूरा चेंज है। जो हम पहले 2 बार सुबह और रात में खाना खाते थे, आज हम दिन भर खा रहे हैं। सुबह उठ करके नाश्ता कर रहे हैं, फिर लंच ले रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, फिर शाम का नाश्ता करते हैं, फिर रात का खाते हैं। और इसके कारण ओवरवेट होता है और बहुत सारी डिजीजेस, हमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर्स, बहुत सारी डिजीजेस आ रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, घुटनों का दर्द और ये जॉइंट्स का जो ये दर्द होता है, क्या ये आनुवांशिक होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को अगर ये बीमारी रही हो तो क्या चांसेस होते हैं कि आने वाली जनरेशन को भी ये बीमारी हो सकती है? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली क्या है, इसमें अगर हम आयुर्वेद से देखते हैं तो आयुर्वेद तो हेरिडिटी नहीं मानता। इन तीनों बीमारी में कोई भी बीमारी हेरिडिटी नहीं है। लेकिन मॉडर्न से देखें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को वो मानते हैं थोड़ा सा कि हमारा ये हेरिडिटी हो सकती है। तो इसलिए आयुर्वेद तीनों बीमारी में से किसी को नहीं मानता कि ये जो है हमारे मदर फादर से आ रही है। ये सब आहार और विहार जो है हमारा, उसके कारण ही डिजीज होती है। बिल्कुल। तो आपने अब कारण तो हमें काफ़ी सारे बताए हैं घुटनों के दर्द को लेकर। अब उपचार की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो आयुर्वेद में किस तरह का उपचार आज के समय में किया जाता है इन तमाम तरह के जो दर्द हैं, इनसे उबरने के लिए? एक्चुअली मैम, इनका ट्रीटमेंट तीनों प्रकार की जो हमारी डिजीजेस हैं, इसमें चूंकि जो पैथोजेनेसिस है, संप्राप्ति अलग अलग है, दोषों का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है, तो ट्रीटमेंट भी हमारा इसका अलग ही अलग होता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण है कि जिस कारण से आयुर्वेद में सबसे बड़ा, इसीलिए क्योर जो है बात वो केवल आयुर्वेद में होती है। उधर मैनेजमेंट की बात होती है कि मैनेज करते हैं डिजीज को हम। डायबिटीज हुई, आप एक टैबलेट खाओ, लाइफ टाइम खाओ। आपको हाइपरटेंशन हुआ, आप एक टैबलेट खाओ, लाइफ टाइम खाओ। आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुई, आप पेन किलर लाइफ टाइम खाओ। लेकिन आयुर्वेद में कॉज देखते हैं कि कारण क्या है। अगर आपने दही का सेवन ज़्यादा किया और उससे डिजीज़ अगर आपको आ रही है, और दही अगर हम नहीं बंद कराएंगे तो कभी भी डिजीज़ हमारी ठीक होने वाली नहीं। तो हम पता लगाते हैं कि हमारे पास रोगी जो आता है उसको ये पता करते हैं आखिर क्या ले रहा है ऐसा। ये आपको अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रही है, ठंडी गठिया हो रही है जो ठंडक के दिनों में बढ़ जाती है हमारे यहाँ पे, तो उसमें हम देखते हैं कि ये ठंडा पानी तो नहीं पी रहा है, ये कोल्ड ड्रिंक तो ज़्यादा सेवन नहीं कर रहा है, ये हमारा दही का सेवन, तो जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं हम बंद कराते हैं। सबसे पहला हमारा कारण ये, तो हम चिकित्सा में ये देखते हैं कि किस कारण से हो रही है, उसको तुरंत डाइट चार्ट देते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं खाओगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है औषधियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं अलग अलग प्रकार की। उसमें सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि लीवर फंक्शन हमारा ठीक हो, यानी हमारी डाइजेस्टिव पावर सही हो, जिससे हमारा टॉक्सिन्स यानी आम जो बनता है वो ना बने और हमारे तीनों दोष जो हैं वो बैलेंस रहेंगे, तो हमारा रोगी जो है निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए, और साथ साथ इसके पंचकर्म भी होता है। तो पंचकर्म में भी अलग अलग जो डिजीजेज हैं तीनों, उसके अलग अलग पंचकर्म की सुविधा होती है। उसमें अलग अलग पंचकर्म किया जाता है। तो उसमें बहुत, जैसे ठंडा गठिया है तो उस केस में हम पोटली से सेकाई करते हैं, फिर उसकी मालिश जो है वो तेल से मालिश होती है, फिर हम स्टीम देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग गठिया को अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से किया जाता है मैम। जैसे हमारा नी का है, तो नी में जैसा पूछा आपने कि जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात है, उस केस में हम एक जानू बस्ती बोलते हैं। जानू बस्ती मतलब होता है, नी का मतलब होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम कैप रख करके, और वहाँ औषधियों का घी होता है या तेल होता है, उसको कुछ देर तक रखते हैं, आधे घंटे तक, वो ठंडा होता है, फिर उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी का। उसके बाद हम वहाँ मसाज करते हैं और मेडिकेटेड स्टीम दी जाती है। तो उस केस में क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड, जो वहाँ पे लिक्विड जैसा पदार्थ जो आप कह रहे थे अभी सूख जाता है, तो उस केस में वो फिर से हमारा बनना शुरू हो जाता है और उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो जाती है। तो सभी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो वो किस तरह की डिजीज है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो अमूमन अगर हम देखा जाए तो एक कितना लगभग समय लगता है, जब जो इलाज में कितना समय लगता है, या जो शरीर है उसमें जो पहले से जो दर्द था तो उसमें कमी आने में लगभग कितना समय आगे दिखाई देता है? एक्चुअली मैम क्या है इसमें कि ये डिपेंड करता है आपका कि सबसे पहले कि वो रोगी की अवस्था क्या है, वो बच्चा है, वो मिड की स्टेज है या वृद्धावस्था है, और वो सीवियरिटी कितनी है ना, वो डिजीज़ कितनी पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 2 महीने पुरानी है, ठीक है ना। अगर वो जितनी जल्दी हमारे पास आएगा उतनी जल्दी हम क्योर की तरफ उसको ले जा पाएंगे। जितना लेट में आएगा टाइम, उतना ही उसका टेन्योर बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट का। तो उसको, इसके लिए ये सारा डिपेंड करता है कि डिजीज़ की सीवियरिटी के ऊपर, और वो कितना पुराना जो है, डिजीज़ कितनी पुरानी है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट हमारा डिपेंड करता है कि कितना चलेगा।
डॉक्टर साहब, आपने पंचकर्म की बात करी, इसके बारे में आप और विस्तृत जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि आखिर ये होता क्या और किस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। एक्चुअली मैम क्या है ना कि पंचकर्म जो होता है हमारा, इसमें पंच मतलब होता है 5 और कर्म मीन्स प्रोसीजर। तो ये 5 तरह का प्रोसीजर इसमें होता है। तो पंचकर्म में वमन आता है ना। वमन का मतलब होता है कि हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। तो उसमें मेडिकेटेड घी पिलाते हैं जिससे वो टॉक्सिन्स को ले करके और फिर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कराते हैं, यानी उसको कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे वॉमिटिंग होगी। तो वो घी का पर्पस था वो टॉक्सिन्स को लेकर के और सारा का सारा बाहर हो जाएगा, उसको हम वमन बोलते हैं। इसके साथ साथ एक विरेचन होता है जो जनरली हमारा स्किन डिजीजेज में होता है, तो वो हमारा होता है, उसमें भी घी मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है 7 डेज। और उसके बाद जो होता है कि हमारा लूज मोशंस कराते हैं, तो उसका भी पर्पस ये होता है कि हमारा टॉक्सिन्स को अपने साथ ले करके और शरीर से बाहर करना होता है। तो वो जनरली स्किन डिजीज़ के ऊपर जो है हमारा त्वक कुष्ठ रोग बोलते हैं आयुर्वेद में, उसमें किया जाता है, या पित्तज व्याधि होती है उसमें किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है बस्ती। तो बस्ती हमारी जो होता है 2 तरह की होती है, उसमें जैसे मेडिकेटेड एनीमा बोलते हैं, उसमें एनस के थ्रू दवाइयों को पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी 2 तरह की बस्ती, निरु अनुवासन बस्ती होती है, एक क्वाथ से दी जाती है, एक तेल से दी जाती है। और 5वां हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं नस्य। नस्य का मतलब होता है नेजल, नाक के थ्रू जो औषधियाँ हम पहुँचाते हैं। तो आपको मान लीजिए कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको कोई और आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको नींद नहीं आ रही, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, इन सभी में जो है आयुर्वेद में नाक के थ्रू औषधियों को पहुंचाया जाता है। तो उसमें घी भी हो सकता है, मेडिकेटेड तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पंचकर्म 5 शब्दों से बना हुआ है, ये 5 प्रोसीजर होते हैं। लेकिन जो हम इन 3 डिजीज़ में करते हैं, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो है और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें पंचकर्म में ये नहीं आता। पंचकर्म शब्द 5 चीज़ों से मिलकर के बना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोसीजर आयुर्वेद में हैं जो हमारा कर्मों के आधार पे हैं और वो डिजीजेस के अनुसार होता है। जिसमें मैंने बताया कि अगर जोड़ों में ठंडी गठिया है तो उसमें पोटली बना के सिकाई की जाती है, उससे वहाँ का टॉक्सिन हटता है। जैसे मान लीजिए आपको गाउटी अर्थराइटिस है तो उसमें अलग तरह का तेल होता है जिससे उसमें मसाज आदि कराते हैं। जैसे आपको मान लो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने बताया जानू बस्ती होती है, बस्ती होती है, इस तरह के ट्रीटमेंट होता है। तो उससे जो होती है डिजीज हमारी पूरी की पूरी बैक होती है। अगर वो हमारी असाध्य अवस्था में नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, तो पूरी तरह से पेशेंट हमारा क्योर हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक टर्म है गठिया और फ्लूइड कम होना, ये बहुत कॉमन है और बहुत लोग यही बोलते हैं कि हमें गठिया की शिकायत है और डॉक्टर ने कहा कि फ्लूइड कम हो गया। तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि आखिर ये क्या समस्या है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। जैसा मैम 2 शब्द आपने कहा, एक गठिया। गठिया का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब होता है जॉइंट्स। तो जो भी बोन्स के जॉइंट्स हैं उसमें कहीं भी कोई पेन हो रहा है तो वो गठिया कहलाता है। तो सामान्य भाषा में लोग इसको गठिया बोलते हैं। तो गांठ यानी जॉइंट्स में कोई भी पेन हो रहा है, वो तीनों में से कोई भी आ सकता है। ये तीनों डिजीजेज मैंने जो बताई हैं इसमें से कोई भी आ सकता है। तो उसमें वो देखना पड़ेगा कि कौन सा गठिया है उसको, नंबर 1। तो नंबर 2 है कि जैसा कि आपने कहा कि उसमें जोड़ों वाली बात जो कही आपने, तो उसमें गठिया और जोड़ों के दर्द में ये है कि गठिया तो जॉइंट्स में डिजीज हो गई और जोड़ों का मतलब भी वही है, ठीक है ना। जोड़ और गठिया एक ही चीज़ है मैम, क्योंकि गांठ का मतलब है जॉइंट्स। तो ये सामान्य लोगों में ये कोई कहता है कि हमारा गठिया के दर्द है, कोई कहता है जोड़ों का दर्द है। तो इसमें कौन सा वो टाइप्स है उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। और जनरली आजकल उत्तराखंड हमारा मैम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा यहाँ पे ठंडा स्टेट कहलाता है। तो यहाँ इस तरह की गठिया जो ठंडा गठिया है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं और आयुर्वेद में बोलते हैं आमवात, वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ठंडा स्टेट है और यहाँ पे ठंडक भी बहुत ज़्यादा रहती है और बरसात भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस केस में यहाँ पे ये ठंडा वाला गठिया जो होता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत फ्लूइड की कमी होना, फ्लूइड की कमी का मैम मतलब ये है मैम कि जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब नी में मान लीजिए जो प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में जो है हमारा क्या होता है, धीरे धीरे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है यहाँ पे, जो हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है, जो हमारा जॉइंट्स को घिसने से बचाता है, तो वहाँ कार्टिलेज भी होते हैं, उसको भी लुब्रिकेट करता है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब ये डिजीज शुरू होती है तो ये धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो हमारा उसमें क्रिप्टेशंस आने लगती हैं और जोड़ों में जो है घुटनों में आवाज़ आने लगती है। तो पेशेंट ये कहता है डॉक्टर साहब आजकल हमारे घुटनों में आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ का मतलब ये है कि जो फ्लूइड है, जो वहाँ पे तरल पदार्थ था, वो कम हो रहा है या एकदम बंद हो रहा है, उसके कारण वहाँ पे जो है हड्डियाँ बढ़ करके और घुटनों में आवाज़ आती है।
डॉक्टर साहब, कई लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि घुटनों की समस्या तो है ही, साथ ही साथ एक पैर में लचक या टेढ़ापन भी आने लगता है समय के साथ, तो वो किस कारण से होता है? एक्चुअली मैम, जब ये स्टेज आगे बढ़ती है, ये 8 साल 10 साल के बाद जो होता है, हमारे ये लचक आती है। ये जो कैप्सूल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इसमें से भी ढीलापन हो जाता है, जिसके कारण वो लचक पैदा। बहुत सारे ओल्ड एज की लेडी को चलेंगे, आप देखेंगे चलते हुए, तो थोड़ा सा वो राइट हैंड साइड जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लचक आती है उसमें, यानी कि ये नी सीधा नहीं पड़ता, थोड़ा सा टिल्ट पड़ता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कैप्सूल्स में भी उसमें जो है कमज़ोर हो गए वो कैप्सूल्स उसके, और वो इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ कम से कम 7 साल 10 साल 15 साल पुरानी हो रही है और डिजीज़ काफ़ी सीवियर है ये। तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो अगर मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर वो टाइम पे आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक उनको हम ऑपरेशन से बचा ले जाते हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन की यहाँ पर आपने बात की, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी आजकल एक बहुत कॉमन आम कहीं ना कहीं इलाज देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद में इसको लेकर क्या कहा गया है और जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्थिति ये कब पैदा होती है? एक्चुअली मैम क्या है कि जैसे हमारा अगर स्टार्टिंग है तो जनरली क्या है कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको पंचकर्म और औषधियों से पूरी तरह से बैक ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिड में पहुंचता है कि सीवियरिटी थोड़ी सी और बढ़ गई और वो एलोपैथिक डॉक्टर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं कि आप जो है इसको नी रिप्लेसमेंट कराओ, क्योंकि वहाँ सर्जरी ही है और वहाँ पे मोस्टली क्या है कि या तो पेन किलर है या कैल्शियम है या मल्टीविटामिन है। तो इसलिए जो है, क्योंकि आजकल पेशेंट जो है पेन किलर की तरफ बहुत जागरूक हो गए हैं और उनको ये लगता है कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके लीवर और किडनी पे भी आते हैं, तो उसको नहीं वो पसंद करते। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब हमारी डिजीज़ हमारी काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, आयुर्वेद में भी साध्य असाध्य है। साध्य वो रोग जो ठीक हो सकते हैं, असाध्य का मतलब वो रोग नहीं ठीक हो सकते। तो आचार्य चरक जी ने भी कहा है कि जब हमारा ऐसी स्थिति आ जाए कि बोन्स एकदम फिक्स हो जाए जाकर के ना, यानी कि असाध्य की स्थिति वो है जब हमारी बोन्स फिक्स हो जाएं और पेशेंट चलते चलते लॉक हो जाता है, वो जोड़ों एकदम फिक्स हो जाते हैं, तो वो एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम समझ लो, या गिरने का उसको वो हो जाता है। तो उस केस में क्योंकि वो इतना आगे बढ़ चुका होता है तो वहाँ सर्जरी ही है, क्योंकि बहुत सारे रोगों में हमारे आचार्यों ने भी, हमारे ऋषि मुनियों में ये कहा है कि जहाँ तक काय चिकित्सा यानी मेडिसिन का पार्ट है वो लिमिटेशंस है उनकी भी, उसके बाद आपको सर्जरी के पे सर्जन के पास जाकर के और नी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा जब वो एक लिमिट से आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है, ऐसे में व्यायाम क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों की ये मानसिकता होती है कि नहीं, अगर जकड़न है, दर्द है, लेकिन पैर को चलाते रहना चाहिए, हाथ को चलाते रहना चाहिए, लेकिन क्या आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? क्या हमें उसको आराम देना चाहिए उस जगह को, या फिर नहीं, उसको उस पर काम करना चाहिए, उसको चलाते रहना चाहिए? क्या है ना कि जनरली जो चीज़ खराब है उससे अगर हम काम लेने की कोशिश करेंगे तो और ख़राब होगी, ये सिंपल एकदम कहावत है। तो इसलिए हमारा, अगर हमें हाथ में दर्द हो रही है तो हम इसको और चलाना शुरू करें, ठीक है ना। अगर हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है तो हम उससे और जॉगिंग करें या हम साइकिलिंग करें या इस तरह से कुछ भी हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स को और इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए जिस भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है उस जॉइंट्स का कम से कम यूज़ करें और प्रॉपर एक वैद्य से ट्रीटमेंट लें, पंचकर्म लें, औषधियाँ लें, जो भी डाइट चार्ट वो दे उसको फॉलो करें, तो उसका हमारा वो बेस्ट है। लेकिन उससे हम और काम लेंगे। एक गाड़ी ख़राब है, आप उसको और कह रहे हो कि धक्का दे करके चलाएं, तो वो और ख़राब हो जाएगी। तो जिस भी पार्ट में डिजीज है उससे काम लेने की जरूरत नहीं है, उसको रेस्ट ही देना चाहिए और कहीं ना कहीं इलाज कराएं और उसके बाद फिर बिल्कुल 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 जो दिनचर्या है उस पर आप वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे अंत में चलते चलते कि जिनको ये समस्या नहीं है अभी जोड़ों के दर्द की या घुटनों के दर्द की, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, और जिनको है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनको नहीं है मैम, तो उनको जैसा कि आयुर्वेद ये कहता है कि आप अगर जब आपको प्यास लगती है तो पानी पिएं, आप जब आपको भूख लगती है तो खाना खाएं, आप कभी भी कोई भी रोग आपको नहीं होगा। हमें भूख नहीं है। आज हम रोगियों से पूछते हैं आपको भूख कैसी लगती है, तो थोड़ी देर वो सोचते हैं भूख लग रही है कि हम टाइम से खा ले रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि टाइम हो रहा है। बॉडी क्या है, भूख का मतलब क्या है, बॉडी मांग रही है। प्यास का मतलब है बॉडी को नीड है पानी की, तो वो आज हम नहीं देख रहे हैं। आज हम मेजरमेंट करते हैं, 2 लीटर पानी मैं सुबह पी लेता हूँ, एकदम गलत है मैम, है ना। अंदर आपने क्या बना रखा, बॉडी तो खुद बता रही है ना,
हमारी कि हमको नींद आ रही, अब हमें सोना चाहिए, प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए। हम तय करने वाले कौन होते हैं कि पानी हम 5 लीटर पिएंगे। हर आदमी की बॉडी अलग अलग है, एक 10 रोटी खाता है, एक 4 रोटी खाता है, एक 2 रोटी खाता है। फिर ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि ये जो है आपको सबको 10 रोटी खानी है? जितनी बॉडी नीड है उसके अनुसार हमें भोजन देना है। तो भूख लगती है तो खाना खाइए, प्यास लगती है तो पानी पीजिए, उतना ही पानी पीजिए, मेजरमेंट कोई नहीं आधार है उसका, ठीक है। तो इसलिए जो भी लोग चाहते हैं कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना हो या कोई भी डिजीज़ ना हो, वो भूख लगने पे खाना खाएं और प्यास लगने पे अपना पानी पिए। और दिनचर्या में अपना सुबह 5 बजे, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया उठने के लिए, 10 बजे रात तक। आज सब लोग मोबाइल लेकर के सोते हैं, है ना। मोबाइल रात में 1 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं वो। और फिर जब भी नींद आ रही है मोबाइल हाथ में है, वहीं बेड पे सो जा रहे हैं वो। फिर रात सुबह आप 7 बजे 8 बज रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगी तो फिर क्या होगी मैम? आज जितनी भी डिजीजेज हैं, आज हमारा भारत जो है वर्ल्ड का कैपिटल बन गया है डायबिटीज़ का। जहाँ योग है, जहाँ आयुर्वेद है, वो देश कैसे बन सकता है हमारा डायबिटीज़ का कैपिटल या हार्ट डिजीज़ का कैपिटल बन सकता है वर्ल्ड का? तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपनी डाइट में, अपने दिनचर्या को लेकर के, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत कम अवेयर हैं, उस पर बहुत कम जो है कंसंट्रेट करते हैं। तो इसलिए हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जिनको डिजीज़ है उनको वैद्यों से मिल करके उनसे एडवाइस लेकर के उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अंत में एक बार और जानना चाहूँगी, आप दर्शकों को बताएं कि ऐसे जिनको घुटनों का दर्द है, जॉइंट का दर्द है, उनको किन चीज़ों से खास तौर पर दूरी बनानी चाहिए, किन चीज़ों का परहेज खास तौर पर करना चाहिए? देखिए मैम, घुटनों का अगर दर्द है तो उनको वेट सबसे पहले कम करना चाहिए। उनको खान पान में तली भुनी चीज़ें जितनी भी दी हैं, दही है, ठंडी चीज़ें हैं, हैवी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घी का सेवन नहीं करना, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना। सबसे पहले वेट को कम करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है मॉडर्न के अनुसार, एलोपैथ के अनुसार, वो है ओवर वेट। वेट ज़्यादा हुआ, नी पे पड़ा और ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुई, नी की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वेट को हम हाइट के अनुसार जितना होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करना चाहिए। लाइफ स्टाइल को अच्छा रखेंगे, आहार और विहार को अच्छा रखेंगे, अपनी अग्नि को अच्छा रखेंगे, लीवर फंक्शन को अच्छा रखेंगे, तो हमारे कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, भूख लगने पे आपको खाना खाना है, प्यास लगने पे पानी पीना है, जीवन में कभी भी कोई डिजीज़ आपको नहीं होनी है आयुर्वेद के अनुसार। मतलब कहीं ना कहीं अपने शरीर के संकेतों को समझें और उसी प्रकार काम करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार एक और हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।